हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करती है तो उस पर कुछ रिस्क एसोसिएट होता है, तो उसको ना परसेंटेज फॉर्म में लिखती है। फॉर एग्जांपल, होम लोन पे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का होम लोन है तो 15 लाख जो है रिस्क वेटेड एसेट में आते हैं। मतलब क्या, 15% का रिस्क है यहाँ पे। कंपनी लोन में 20% का है, पर्सनल लोन में 80% का है। तो बैंक जो है इसी को बोलती है अपने रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल, बैंक ने लोन 1 दिया 50,000 पे, 0% रिस्क था। लोन 2 दिया 30,000 का, 50% रिस्क वेटेज था, इसका रिस्क वेटेज था। ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे लोन 3 दिया 20,000 जो है, 20,000 में से 80% जो है रिस्क वेटेज परसेंट है यहाँ पे, तो 16,000 लिया। तो टोटल कितना हुआ? 31,000। अब बैंक क्या करेगी? इसका कुछ परसेंटेज, रिस्क वेटेड एसेट का कुछ परसेंटेज जो है कैपिटल में अपने पास रखेगी। कैपिटल में अपने पास रखेगी, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ठीक है। कैपिटल में मेंटेन करके अपने पास, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अब हम आगे चलते हैं। तो बेसल नॉर्म्स, यहाँ पे स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, उसको जहाँ पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है। ठीक है। और बोल सकते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। यहाँ पे काफ़ी से 3 गाइडलाइंस हैं, हम एक तरह सबको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसल 1 1988 में आई थी, फर्स्ट गाइडलाइन, जिसमें क्रेडिट रिस्क एंड RWA के बारे में बात करी गई थी और बोला था कि RWA का 8% जो है आपको CAR मेंटेन करना है। इंडिया में जो है RBI जो है हर बैंक टाइप की बैंक के लिए, फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक के लिए हो सकता है RBI 15% मेंटेन करें, कमर्शियल बैंक के लिए हो सकता है RBI 10% करें। ठीक है। तो हर बैंक्स के लिए अलग अलग रिस्क RWA मेंटेन करना पड़ता है CAR का, इन द फॉर्म ऑफ CAR। ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसल 2 नॉर्म्स पे। तो इसको 2004 में लॉन्च रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे 3 टाइप्स के एसेट रिस्क बताए थे: क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। इसके साथ यहाँ पे 3 पिलर्स बनाए गए थे रिस्क को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जो कि हम मेंटेन करते हैं। सेकंड आता है सुपरवाइजरी रिव्यू। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक को बोला जाता है कि आप ऐसे मैकेनिज्म और टूल्स निकालो जिससे आपका रिस्क जो है कम, रिस्क वेट जो है कम किया जा सके। सेकंड आता है मार्केट डिसिप्लिन। मतलब क्या, कि आप डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल बैंक को दो अपनी, अबाउट किसके बारे में? RWA एंड CAR के बारे में डॉक्यूमेंटेशन जो है सेंट्रल बैंक को दो। इसके बाद हम आते हैं बेसल 3 गाइडलाइंस पे। तो ये रिलीज़ होती है 2010 में, इसको लाया जाता है। CAR यहाँ पे 9% का करा जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि आप Tier 1 कैपिटल मेंटेन करो, मैंडेटरी यहाँ पे हो गया था कि आप Tier 1 कैपिटल मैंडेटरी मेंटेन करो 7%। ठीक है। उसके साथ कैपिटल कंजर्वेशन बफर। मतलब क्या, आप CAR तो मेंटेन कर रहे हो, प्लस इसी के साथ बफर तरह का मेंटेन करो कि इन स्ट्रेस टाइम में, जब काफ़ी ज़्यादा बैंक डिफ़ॉल्ट हो, स्ट्रेस टाइम में आप इससे अपना काम और ऑपरेशन चला सको। ठीक है। इसके बाद आता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। तो यहाँ पे बैंक्स क्या करती हैं कि यहाँ पे आपको सर्टेन, फॉर एग्जांपल 30 डेज में जितने भी कैश आउटफ्लो है उसका HQLA मेंटेन करने को 100% HQLA मेंटेन करने को बोलती है। HQLA का फुल फॉर्म होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। मतलब क्या, 30 डेज में फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ के कैश आउटफ्लो, मतलब 1 करोड़ जो है विड्रॉल करने के लिए कस्टमर्स आएंगे। ठीक है। तो आपको इतना जो है HQLA मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आता है सेंटर साइक्लिकल कैपिटल बफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। जब बूम केस में या एक्सपेंशन केस में बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद स्लो डाउन और रिसेशन आ जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो उसी के लिए बैंक क्या वो करती है कि बोलते हैं कि आप काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन करो, एक कैपिटल मेंटेन करके रखो। ठीक है। अब ये जो है इंडिया में अप्लाइड नहीं है। गाइडलाइंस जो है बेसल 3 नॉर्म्स में है, लेकिन इंडिया में अभी अप्लीकेबल नहीं है, इम्प्लीमेंट RBI ने नहीं किया है। उसी के बाद हम आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं SPA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है। तो लोन जो है बैंक्स के लिए एसेट है, करेक्ट। तो हम जब लोन रीपे करते हैं तो बैंक उनको बोलती है स्टैंडर्ड एसेट। जब बैंक कस्टमर जो 30 डेज़ के लिए डिफ़ॉल्ट करता है, अमाउंट पे नहीं करता है EMI की,
तो इसको बैंक जो है मेंशन करती है स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में। उसके बाद स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 जब 31 टू 60 डेज हो जाता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 जब 61 टू 90 डेज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं आफ्टर 90 डेज क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। 12 मंथ के लिए इसमें डाला जाता है। जब 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डाउटफुल। और थोड़े टाइम बाद 36 मंथ हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉस मेकिंग। ओके, अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है ग्लोबल डिमांड। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्लोबल डिमांड कम हो गई, ग्लोबल मार्केट में रिसेशन है, इसी की वजह से जो काफ़ी सारी कंपनीज लोन पे नहीं कर पा रही है। उसके बाद स्लो डाउन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स, इन इफिशियंट फंक्शन ऑफ DRTs, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, गवर्नेंस इशू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ए ने एक कंपनी को जो है प्रोजेक्ट दिया, लेकिन बाद में जब 5 साल बाद गवर्नमेंट बी आई तो उसने कंपनी से प्रोजेक्ट मना कर दिया, कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो पैसे ही नहीं है, तो बैंक से जो है डिफ़ॉल्ट कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, हम बोरोवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल बोरोवर, कंपनी बोरोवर। ठीक है, अब जब बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तो कंपनीज जो बैंक कहाँ जाती है, DRTs में। अब जब बैंक डिफ़ॉल्ट करती है तो बैंक कहाँ जाती है, NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब यहाँ पे जो है बैंक भी जा सकती है और बोरोवर भी जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पे। ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने एक प्रोजेक्ट लिया गवर्नमेंट से मेट्रो लाइन बनाने का। अब बाद में क्या हुआ, आधी मेट्रो लाइन क्रिएट हुई और बाद में कुछ इन्वायरमेंटल इशू के कारण ये प्रोजेक्ट नहीं बन पा कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो जो बैंक ने लोन लिया था वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो मतलब ना ही बैंक को यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ना ही बैंक और ना ही कंपनी को। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ हाई NPS। होता क्या है, तो लोअर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक लोन जो है डिफ़ॉल्ट कर गया तो बैंक क्या करेगी, दूसरे जब लोन देगी सेकंड लोन में, इसको रिकवर करने के लिए इसका जो चार्जेस है, इंटरेस्ट रेट का चार्जेस है, काफ़ी हाई कर देगी। तो इसको बोलते हैं हम लोअर लिक्विडिटी। मतलब क्या, जब चार्जेस इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो जो है लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, लोग जो है लोन कम लेंगे। करेक्ट, और बैंक इससे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बैंक जो है प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगी। लोअर क्वांटिटी ऑफ लोन्स आर ऑफलोडेड एंड एट वेरी हाई कॉस्ट। मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोन का तो काफ़ी कम जो है कॉस्ट लोन मार्केट में सप्लाई होंगे। उसके बाद इरोजन ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल बैंक जो है IPO में रजिस्टर है, तो जो इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया होगा वो कम कर देंगे। मतलब क्या, इरोजन ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। उसके बाद आता है हायर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल इम्पैक्ट द रिटेल इंडस्ट्रियल बोरोवर्स। करेक्ट, मतलब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होगा तो जो है बोरोवर्स वो लोन नहीं ले पाएंगे। वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी पुट ऑन होल्ड। ठीक है, विल बी लिमिटिंग द ग्रोथ। मतलब जब मार्केट में सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, तो GDP ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ पे। तो यहाँ पे एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड बनाई जाती है। इसको हैंडल कौन करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, स्टिपुलेट टाइम पीरियड दिया जाता है किसी भी लोन को, बैंक से लोन को रिकवर करने का। अब क्या होता है, उसके लिए सेपरेट, इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए सेपरेट जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड और बनाई जाती है। 2 टाइप ट्रिब्यूनल्स होते हैं। फर्स्ट जो DRT होता है वो होता है इंडिविजुअल के लिए, NCLT होता है कंपनीज के लिए। अब यहाँ पे हम क्रेडिटर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, बैंक। मतलब आप इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और या फिर अग्रीमेंट साइन करते हो जिसके बदले आप बाद में इंटरेस्ट रेट पे करोगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी है, उसने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, आपने बोला कि मैं 24 डेज बाद आपको इसका पेमेंट कर दूंगा, तो हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब यहाँ पे वापस से क्रेडिटर को 2 पार्ट। ठीक है, अब कंपनी ने क्या, फॉर एग्जांपल सपोज करो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ने कंपनी को 2 चीज़ें से हम मनी को रिकवर, लोन को रिकवर कर सकते हैं। या तो हम उसको किसी दूसरी कंपनी को सेल कर दें, मतलब बायर फाउंड करें उसका, या फिर जो कंपनी के एसेट्स है उसको सेल कर दें। दोनों केस में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो कंपनी ए है जो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बोर्ड क्या करेगा,
कंपनी बी को इसको बेच देगा, ठीक है। अब कंपनी बी को बेच दिया तो क्या होगा, यहाँ पे कंपनी बी जो है सब इसको रेगुलेट करेगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जितना भी काम पहले कंपनी ए करा करती थी अब कंपनी बी करेगी, ठीक है। लेकिन क्लोज के केस में क्या होगा कि जो एसेट्स है मतलब जो बिल्डिंग्स है, लैंड है, इन सबको सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं। क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनको बोला जाता है जिनके पास कोई कोलेट्रल है। मतलब क्या, जब कंपनी ए ने कुछ लोन लिया होगा क्रेडिटर्स से तो कुछ कोलेट्रल रखे होंगे उनके पास, उनको बोलते हैं हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इनको प्रायोरिटी वाटरफॉल में सबसे ऊपर रखा जाता है। मतलब सबसे पहले जो है इनका जो इनसे जो लोन लिया है उसको पे किया जाएगा, ठीक है। अब दोनों केस में बेस्ट केस कौन सा होता है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल बायर, ये वाला केस अच्छा होता है इंसॉल्वेंसी बोर्ड का या ये वाला केस। अब बायर वाला केस ज़्यादा अच्छा होता है, मोस्ट प्रीफर्ड केस रहता है। वाई, क्योंकि हर कंपनी को सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल कंपनी बी ए जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, करेक्ट। साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट चली जाएगी, साथ में आके जो जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ बायर क्या होता है, कंपनी अभी भी रेगुलेट प्रॉपर करेगी, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट बायर केस में क्या होगा, कंपनी ए जो है प्रॉपरली रेगुलेट करेगी इन केस, ठीक है। और जो स्टाफ मेंबर है वो भी प्रॉपर चलेगा, स्टाफ मेंबर भी वो भी उनको एम्प्लॉयज़ की जॉब भी नहीं जाएगी, ठीक है। मार्केट में सप्लाई भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इन केस अगर आप उसको क्लोज कर देते हो और एसेट बिल्डिंग सेल कर देते हो तो मार्केट में फर्स्ट चीज़ प्रोडक्शन रुक गया है कम्प्लीटली, अब नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ की जो है जॉब चली गई है, एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं जो फर्स्ट केस है ज़्यादा प्रीफर्ड केस है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जॉब नहीं जा रही है, सप्लाई जो है प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट अभी भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रायोरिटी वाटरफॉल क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हो और डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो जब कंपनी इंसॉल्वेंसी बोर्ड मनी लेके, पैसे लेके वापस सबको पे करना शुरू करती है तो सबके क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, देन गवर्नमेंट को पे किया जाएगा जो भी टैक्सेस जो है गवर्नमेंट के, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उनको दिया जाएगा, करेक्ट। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट की जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी वाटरफॉल, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें। और लास्ट प्रोसेस, अब हम इसको एक और प्रोसेस देख लेते हैं। अब इंसॉल्वेंसी बोर्ड की प्रोसेस क्या होती है, तो फर्स्ट लेंडर विल और बोरोअर, मतलब दोनों कोई भी जा सकता है, लेंडर भी और बोरोअर भी बैंक में जाए, इंसॉल्वेंसी बोर्ड में जाएगा और एप्लीकेशन सबमिट करेगा। अब इसको 14 डेज टाइम पीरियड रहता है, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट कर देगी इंसॉल्वेंसी बोर्ड। उसके बाद अथॉरिटीज़ जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को सेट करेगी, यहाँ पे फिर कमेटी सेटअप होगी क्रेडिटर्स की। उसके बाद क्रेडिटी अपना डिसीजन लेगी, उसके बाद जो है लिक्विडेशन, मतलब जो भी प्रोसेस है लिक्विडेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, ओके। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।